हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो लीजिए, एक और नई वीडियो लेकर हम आपके सामने आ गए हैं। जैसे कि हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स का प्रोडक्शन फंक्शन चैप्टर कर रहे थे। इसका एक पार्ट ऑलरेडी हो चुका है। किसी ने ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया जाएगा, वहाँ से चेकआउट कर लेना। आज हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ बेल आइकन ऑन कर लेना, जिससे कि हम कोई भी वीडियो डालेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप जल्दी से जल्दी वीडियोस देख पाएंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना। इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियोस लाने की। और जितना हो सके अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, जिससे कि वो भी प्रोडक्शन फंक्शन चैप्टर अच्छे से पढ़ लें। तो आइए अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अपने लास्ट सेशन में हम लोगों ने टीपी, एमपी एंड एपी के बारे में पढ़ा था। ये सारे ही फॉर्मूले मैं आप लोगों को उस सेशन में समझा चुकी हूँ। हम लोग ये सारे ही फॉर्मूले उस सेशन में कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आप लोगों ने ना देखी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, नहीं तो आपको आगे का समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से क्या आ रहा है। तो इसीलिए पार्ट 1 जरूर देख लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, चेकआउट कर लेना, वहाँ से पढ़ सकते हैं पार्ट 1 आप लोग। इन्हीं फॉर्मूलेज को किस तरीके से अप्लाई करेंगे, अगर आपके पास मिसिंग टेबल आ जाती है, किस तरीके से टीपी से एमपी निकलेगा या टीपी से एपी निकलेगा या फिर एपी से टीपी निकलेगा, ये सब सीखेंगे। ये छोटा सा टॉपिक है, इसे कवर करने के बाद अपना लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन की तरफ चलेंगे। तो आइए अपना स्टार्ट करते हैं इसे। हम लोगों ने जितना भी पढ़ना है शॉर्ट रन में पढ़ना है। तो शॉर्ट रन में हमने पढ़ा था कि जब टाइम पीरियड कम होता है तो हमारे फैक्टर्स 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड होते हैं। कुछ फैक्टर्स फिक्स रहते हैं और कुछ फैक्टर्स क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। तो हमारा जो फिक्स फैक्टर है वो मैंने लिया है लैंड, और कुछ फैक्टर्स क्या होते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं, जिसमें मैंने लिया है लेबर। तो लैंड तो क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, और जो लेबर है वो चेंज होगी, वेरिएबल फैक्टर है। ठीक है। अब मान लो कि अगर एक लेबर है तो टोटल प्रोडक्शन कितनी हो रही है, 10 हो रही है। जब 2 लेबर लगी तो टोटल प्रोडक्शन कितनी हो गई, 30 हो गई। जब 3 लेबर लगी तो टोटल प्रोडक्शन 45 हो गई। मान लो कि आपको टीपी गिवन है, तो टीपी से आप एमपी कैसे निकालेंगे? क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1। तो कैसे करेंगे, 0 लेबर पे तो प्रोडक्शन कितनी होगी, 0 होगी। तो 10 माइनस 0 10 आ जाएगा। उसके बाद ये सेकेंड यूनिट के लिए 30 माइनस 10 करेंगे तो कितना आ गया, 20 आ गया। फिर 45 माइनस 30 करेंगे तो 15 आ गया। फिर 52 माइनस 45 करेंगे तो 7 आ गया। इस तरीके से आप अपना एमपी निकाल सकते हैं। और एमपी निकालने का मैंने एक और फॉर्मूला भी बताया था, डेल्टा टीपी अपॉन में डेल्टा क्यू, या फिर डेल्टा यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। किस तरीके से निकालेंगे, टीपी में डेल्टा टीपी मतलब चेंज इन टीपी। चेंज इन टीपी, टीपी में कितना चेंज आया, 30 माइनस 10 करेंगे तो कितने का चेंज आ रहा है, 20 का चेंज आ रहा है। और डेल्टा क्यू के लिए लेबर में कितना चेंज आ रहा है, 2 माइनस 1 करेंगे, कितना चेंज आया, 1 का चेंज आया, तो कितना आ गया, 20 आ गया। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं अपने एमपी को दोनों फॉर्मूलों से। ये तो बात हुई एमपी की। अब बात करते हैं एपी की। एपी कैसे फाइंड आउट होगा अगर आपको टीपी गिवन है तो? टीपी गिवन है तो टीपी डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स कर देंगे तो आपको एपी निकल के आ जाएगा। देखते हैं कैसे। टीपी हमारे पास 10 और यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर हमारे पास लेबर है 1। 10 डिवाइडेड बाय 1, एपी निकल गया 10। फिर 30 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो एपी कितना निकल गया, 15 निकल गया। फिर 45 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो एपी कितना निकल गया, 15 निकल गया। फिर 52 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो एपी कितना निकल गया, 13 निकल गया। इसी तरीके से आप इस टेबल को करते चले जाएंगे। 52 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो एपी 10.40 निकल जाएगा। फिर 48 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो एपी कितना निकल जाएगा, 8 निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप एपी फाइंड आउट कर सकते हैं अगर टीपी गिवन है तो। अब हम देखेंगे कि हमारे पास एपी तो गिवन है, हमें क्या निकालना है, टीपी निकालना है। एपी गिवन है और टीपी निकालना है तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, टीपी इज इक्वल टू एपी मल्टीप्लाई यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। यानी कि आप एपी में मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर को। तो यानी कि क्या करेंगे, 10 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो टीपी 10 आ जाएगा। फिर 15 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो क्या आएगा, 30। फिर 15 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो क्या आएगा, 45। फिर 13 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो क्या आएगा, 52 आएगा। आ रहा है समझ क्या हो रहा है? अगर पिछली वीडियो देखी होगी तो ज़रूर समझ आ रहा होगा। इसी टेबल को इसी तरीके से आप कर सकते हैं आगे। फिर 10.40 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 52 आ जाएगा। फिर 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो 48 आ जाएगा। अब नेक्स्ट है, अगर हमें एमपी दे रखा हो और टीपी फाइंड आउट करना हो तो कैसे कर सकते हैं? देखिए, 0 लेबर पे तो टीपी क्या होगा, 0 होगा, टीपी 0 होगा। देखिए, 0 लेबर पे टीपी क्या होगा, 0 होगा। तो क्या करेंगे, एमपी जो आपका ये यहाँ पे 10 है, 10 प्लस 0 करोगे तो टीपी निकल जाएगा 10।
फिर 20 में ये वाला 10 प्लस करोगे 30 हो जाएगा, ये टीपी निकल जाएगा। फिर 15 प्लस 30 करोगे 45 हो गया। फिर 7 प्लस 45 करोगे 52 हो गया। फिर 0 प्लस 52 करोगे 52 हो गया। फिर -4 प्लस 52 करोगे 48 हो गया। इस तरीके से भी आपका टीपी निकल सकता है। अगर आपको एमपी गिवन हो तो आप क्या कह सकते हैं कि टीपी क्या होता है, समेशन होता है एमपी का। टीपी इज समेशन ऑफ एमपी, टीपी इज इक्वल टू सिग्मा एमपी। ये भी एक फॉर्मूला होता है। अगर आपको एमपी गिवन हो तो आप टीपी निकाल सकते हैं। तो ये तो बात हो गई आपकी टेबल की। अगर मिसिंग टेबल आ जाएगी तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है। 100% ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा ही आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से समझना इसे। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को लॉ ऑफ रिटर्न्स भी बोला जाता है, लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर भी बोला जाता है, रिटर्न टू वेरिएबल फैक्टर भी बोला जा सकता है। तो आपके एग्जाम में इन नाम से भी आ सकता है ये क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा और ये सारे नेम नोट कर सकते हैं आप लोग। लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन में हम लोग प्रोडक्शन के बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं। हम इसमें टीपी एंड एमपी के बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। और जो लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन है ये शॉर्ट रन में अप्लाई होता है। इसकी कुछ एजम्पशन है, पहले एजम्पशन पढ़ लेते हैं। अब लॉ है तो हर लॉ की कुछ ना कुछ क्या होती है, एजम्पशंस होती हैं। तो लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन की क्या एजम्पशन है कि लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो ऑपरेट होता है वो शॉर्ट रन में ऑपरेट होता है। शॉर्ट रन का मतलब टाइम पीरियड कम है, टाइम पीरियड कम है तो फैक्टर्स क्या होंगे, कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड होंगे, कुछ फैक्टर्स क्या होंगे, वेरिएबल होंगे। यानी कि फैक्टर्स को क्लासिफाइड किया जाएगा फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर्स में। और जो ये लॉ है वो कहाँ अप्लाई होगा, फील्ड ऑफ प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन की फील्ड में अप्लाई होगा सिर्फ और सिर्फ। ये लॉ सारे ही फिक्स फैक्टर्स के लिए अप्लाई होगा इंक्लूडिंग लैंड। और नेक्स्ट है हमारा जो स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी होगी वो एज्यूम करी जाएगी क्या है, कांस्टेंट है। यानी कि टेक्नोलॉजी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी इसमें। ये तो बात हो गई अजम्पशन की। पहले आपको शेड्यूल समझाते हैं, उसके बाद आपको मीनिंग बहुत इजीली समझ आ जाएगा। तो ये मैंने बोला था आपको कि टीपी एंड एमपी के बिहेवियर को बताता है, तो वही अब हम पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था कि ये लॉ शॉर्ट रन में ऑपरेट होता है तो फैक्टर्स दो होंगे, फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर। फिक्स फैक्टर में मैंने लैंड ले ली। लैंड क्या है, 1 1 1 1 1 फिक्स रहेगी। उसके बाद मैंने क्या ले लिया, वेरिएबल फैक्टर में लेबर। अगर लेबर सिर्फ एक है तो प्रोडक्शन कितनी हो रही है, 10 प्रोडक्शन हो रही है, 10 यूनिट्स की प्रोडक्शन हो रही है। एक लेबर बढ़ा दी गई, यानी कि लेबर अब कितनी कर दी गई, 2 लेबर कर दी गई। तो 2 लेबर मिल करके प्रोडक्शन क्या है, ऑब्वियस है बढ़ा देगी। तो 2 लेबर ने मिल करके प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, 10 से क्या कर दी, 30 कर दी। कितना चेंज आ गया, 20 का चेंज आ गया प्रोडक्शन में। यानी कि एडिशनल प्रोडक्शन कितनी हो गई, 20 हो गई। एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कितनी हो गई, 20 हो गई। 10 थी एडिशनल प्रोडक्शन, अब 10 से एडिशनल प्रोडक्शन कितनी हो गई, 20 हो गई। उसी लैंड पे जब एक और लेबर रखी तो क्या हुआ, प्रोडक्शन कितनी हो गई, 45 हो गई। अब 30 से कितनी हो गई, 45 प्रोडक्शन हो गई। यानी कि कितने का चेंज आया प्रोडक्शन में, टोटल प्रोडक्शन में 15 का चेंज आया। यानी कि एडिशनल प्रोडक्शन तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ कितनी आई, 15 आई। अब आप क्या देख रहे हैं, 20 से एडिशनल प्रोडक्शन कितनी हो गई, कम हो गई, 15 हो गई। यानी कि मेरे लेबर बढ़ाने पे टोटल प्रोडक्शन तो बढ़ रही है लेकिन एडिशनल प्रोडक्शन क्या हो रही है, कम हो रही है। जब मैंने उसी लैंड पे एक और लेबर रखी तो मेरी टोटल प्रोडक्शन कितनी हुई, 52 हुई। 45 से कितनी हो गई, 52 हो गई। टोटल प्रोडक्शन यहाँ पे बढ़ ही रही है लेकिन जो एडिशनल प्रोडक्शन मेरी निकल के आ रही है वो क्या है, कम हो रही है। 45 से 52 हो रही है टोटल प्रोडक्शन, यानी कि कितने का चेंज आ रहा है टोटल प्रोडक्शन में, सिर्फ 7 का चेंज आ रहा है। एडिशनल प्रोडक्शन कितनी हो गई, 7 हो गई। 15 से कितनी हो गई, 7 हो गई। एडिशनल प्रोडक्शन कम होती चली जा रही है। जब मैंने एक और लेबर रखी उसी लैंड पे, टोटल प्रोडक्शन में तो कोई चेंज आया ही नहीं। टोटल प्रोडक्शन तो उतनी की उतनी रह गई, 52 की 52 ही रह गई। यानी कि एडिशनल प्रोडक्शन तो यहाँ पे कुछ हुई ही नहीं, जीरो हुई एकदम। यानी कि जो मैंने एक और लेबर हायर करी उसने तो कुछ काम ही नहीं करा, उसने तो बल्कि प्रोडक्शन रोक और दी, प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं आया। आप देख रहे हैं ना, उस लैंड के लिए सिर्फ और सिर्फ 4 लेबर सफिशियंट थी। यानी कि 4 लेबर तक ही ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा था लैंड का। उसके बाद क्या हुआ, हमारी प्रोडक्शन रुक गई, एडिशनल प्रोडक्शन बिल्कुल जीरो हो गई। जब मैंने एक और लेबर हायर करी तो क्या हुआ, प्रोडक्शन तो क्या हो गई, फॉल हो गई। टोटल प्रोडक्शन 52 से कितनी हो गई, 48 हो गई। बल्कि एडिशनल प्रोडक्शन क्या हो गई, माइनस में चली गई। यानी कि उस लेबर ने ना खुद काम करा ना औरों को काम करने दिया, बाकी सबको भी डिस्ट्रैक्ट कर दिया, जिससे कि मेरी प्रोडक्शन क्या हो गई, फॉल हो गई और एडिशनल प्रोडक्शन माइनस में चली गई। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि
जब मैंने एक लेबर हायर करी थी तो टीपी क्या हो रहा था, टोटल प्रोडक्शन क्या हो रहा था, बड़ी तेजी से इंक्रीज हो रहा था, यानी कि इंक्रीज हो रहा था इंक्रीजिंग रेट से। उस टाइम पे एमपी भी क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। उसके बाद क्या हुआ, टीपी इंक्रीज तो हुआ लेकिन डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होने लग गया, और एमपी क्या हो गया, फॉल हो गया। उसके बाद टीपी फॉल होने लग गया और एमपी क्या हो गया, बिल्कुल नेगेटिव हो गया। तो हमारे क्या होते हैं, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन में 3 फेसेस होते हैं। पहला फेज क्या होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर होता है, जिसमें टीपी क्या कर रहा होता है, इंक्रीज कर रहा होता है इंक्रीजिंग रेट से। एमपी क्या होता है, उसमें इंक्रीज होता है। और फेज 2 क्या है हमारा, डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर है, जिसमें टीपी इंक्रीज करता है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से, बढ़ता तो है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से। उस टाइम पे एमपी क्या कर रहा होता है, फॉल कर रहा होता है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा थर्ड फेज है नेगेटिव रिटर्न टू अ फैक्टर। इसमें क्या होता है, टीपी हमारा फॉल हो जाता है और एमपी क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो ये 3 फेज होते हैं हमारे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में। तो law variable proportion says that as we increase quantity of only one input keeping other input fixed, law variable proportion क्या होता है, जब हम एक इनपुट की क्वांटिटी बढ़ाते हैं बाकी सारी इनपुट्स क्या रखते हैं, फिक्स रखते हैं, तब टीपी का बिहेवियर क्या रहता है, टीपी इनिशियली इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट। पहले टीपी इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट पे, देन एट अ डिक्रीजिंग रेट, उसके बाद इंक्रीज होता है डिक्रीजिंग रेट पे, एंड देन फाइनली एट अ नेगेटिव रेट, यानी कि उसके बाद वो क्या होने लगता है, फॉल होने लगता है। हमने देखा था ना लास्ट में, क्या होने लग गया, वो फॉल होने लग गया। तो ये टेबल होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये टेबल भी आपको रटने की जरूरत नहीं है, समझ लेना टेबल, रटोगे तो भूल जाओगे। देखो क्या करना है इस टेबल में, क्या कैसे बनाई है हमने ये टेबल। ये जो पर्पल वाला है ये क्या है, हमारा फेज 1 है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। 2 यूनिट तक हमारा क्या चल रहा है, फेज 1 चल रहा है, जिसमें टीपी क्या दिखाओगे आप, इंक्रीज करते हुए दिखाओगे इंक्रीजिंग रेट से। उस टाइम पे एमपी क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। अदरवाइज एमपी तो आप टीपी से निकाल ही सकते हो, मैंने आपको सिखा रखी है ये चीज भी। उसके बाद ये जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है ये क्या है, हमारा 5th यूनिट तक, ये है हमारा डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, फेज 2 है। इसमें टीपी क्या है, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीजिंग रेट से। इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन रेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। उस टाइम पे हमारा एमपी क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। और एक पॉइंट आप दिखाओगे 5th वाले पे, क्या हो जाएगा, टीपी मैक्सिमम हो जाएगा, जिसपे एमपी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये भी फेज 2 में ही होगा। उसके बाद फेज 3 क्या है हमारा, येलो वाला जो आपको दिख रहा है ये हमारा फेज 3 है, नेगेटिव रिटर्न टू अ फैक्टर। इसमें क्या करना है, टीपी को फॉल करते हुए दिखाना है, एमपी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बाकी अगर आपको टीपी बनाना आ गया तो आप टीपी से एमपी निकाल सकते हो, अगर एमपी आ गया बनाना तो एमपी से टीपी निकाल सकते हो। ये चीज़ें मैं आपको समझा चुकी हूँ ऑलरेडी। तो अब इससे हम डायग्राम बनाना सीखते हैं। डायग्राम कैसे बनाते हैं, मैं आपको शेड्यूल से ही डायग्राम बनाना सिखाती हूँ। देखिए एक्स एक्सिस पे क्या लिखोगे, यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, जो कि हमारे पास क्या है, लेबर है। इसी तरीके से एक और ग्राफ बनाओगे नीचे, उसमें भी क्या लिखोगे, यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर ही लिखोगे। और वाई एक्सिस पे क्या लिखोगे, टीपी लिखोगे ऊपर वाले ग्राफ में, और नीचे वाले ग्राफ में क्या लिखोगे, वाई एक्सिस पे मार्जिनल प्रोडक्ट लिखोगे। उसके बाद पहले टीपी बनाते हैं। तो टीपी का शेड्यूल देखो, 1 यूनिट पे कितना है टीपी, 10 है। तो 1 यूनिट लेबर ये रही हमारी, और उस पर 10 कहाँ पे आ रहा है हमारा, ये रहा 10। तो कहाँ पे मीट कर रहे हैं, ये इस पॉइंट पे, तो ये हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट सेकेंड वाले पे कितना है, 30 है। तो सेकेंड यूनिट ले लेना, सेकेंड वाले पे ये 30 दिख रहा है, ये इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा सेकेंड वाला। फिर थर्ड वाले पे कितना है, 45 है। तो थर्ड वाले पे कितना बना लोगे, ये 45 दिख रहा है, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। फिर फोर्थ वाले पे कितना है, 52 है। तो फोर्थ वाले पे बना लेंगे हम ये 52। उसके बाद फिफ्थ वाले पे कितना है, फिर से 52 है। तो ये फिफ्थ वाले पे भी कितना बन जाएगा, 52 ही बन जाएगा। दिख रहा है ना, 52 पे मीट कर रहा है ये फिफ्थ वाला, ठीक है। उसके बाद सिक्स्थ वाला क्या हो जाएगा हमारा, 48। सिक्स्थ वाले पे क्या बनाओगे, ये सिक्स्थ वाला हो गया हमारा ये 48, ठीक है। ये जितने भी पॉइंट बने हैं इन सबको क्या कर दोगे, मीट कर दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, टीपी निकल के आ जाएगा। उसके बाद ऐसे ही अपना एमपी बना लेना। 1 पे कितना है एमपी, 10 है। तो 1 पे बनाओ एमपी, 10 यहाँ पे आ जाएगा। फिर सेकंड पे कितना है एमपी, 20 है। सेकंड पे बनाओ अपना एमपी, ये निकल के आ रहा है यहाँ पे 20, ये निकल गया। फिर थर्ड वाले पे कितना है, 15 है। थर्ड वाले पे कितना है हमारा, ये 15 है। और उसके बाद फोर्थ वाले पे कितना है, 7 है। फोर्थ वाले पे हमारा ये 7 यहाँ पे आ जाएगा, ये 7 फोर्थ वाले पे हो गया 7। उसके बाद 5 वाले पे है 0, तो 5 वाला तो एक्स एक्सिस पे ही आ जाएगा, क्योंकि 5 पे क्या है, 0 है। तो जो 6 यूनिट पे है ये क्या हो जाएगा, माइनस में है, तो एक्स एक्सिस से क्या चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। ये सारे पॉइंट मीट कर देना, आपके पास क्या आ जाएगा, एमपी आ जाएगा।
अब देखिए टीपी क्या हो रहा है, पहले इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से, उस टाइम पे एमपीपी हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद क्या हुआ, टीपी बढ़ तो रहा है लेकिन कैसे रेट से, डिक्रीजिंग रेट से। ये टीपी आपका बढ़ तो रहा है लेकिन कैसे रेट से, डिक्रीजिंग रेट से। देख रहे हो आप, बढ़ते बढ़ते कहाँ हो गया, नीचे हो गया। तो यानी कि ये क्या हो गया, टीपी इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से। उस टाइम पे एमपी क्या हो रहा है हमारा, फॉल हो रहा है बिल्कुल। उसके बाद क्या हुआ, हमारा टीपी फॉल होने लग गया। उस टाइम पे एमपी क्या चला गया, नेगेटिव चला गया। तो हमारा फेज 1 क्या हुआ, जब टीपी इंक्रीज हो रहा है लेकिन इंक्रीजिंग रेट से, और एमपी भी इंक्रीज हो रहा है उस टाइम पे, तो ये हमारा फेज 1 हुआ। उसके बाद फेज 2 क्या हुआ, जब टीपी इंक्रीज हो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से, एमपी क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, तो वो हमारा फेज 2 हुआ। एंड फेज 3 क्या हुआ, जब टीपी फॉल हो गया और एमपी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, तो ये हमारा फेज 3 हो गया। इस तरीके से आप प्लॉट करके आएंगे डायग्राम में। उसके बाद एक पॉइंट आता है, क्यू पॉइंट आपको दिख रहा है सेकेंड यूनिट पे। ये पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे टीपी क्या कर रहा है, अपना कर्वेचर चेंज कर रहा है, अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है। आप देख रहे हैं ना, सेकेंड यूनिट तक तो टीपी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से। उसके बाद क्या होने लग गया, टीपी इंक्रीज हो गया डिमिनिशिंग रेट से। इस पॉइंट के बाद टीपी क्या कर रहा है, अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है, कर्वेचर चेंज कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। हमने सेकेंड यूनिट पे देखा कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है टीपी में, तो उसी तरीके से सेकेंड यूनिट पे जो हमारी एमपी है वो क्या है, मैक्सिमम है। पी पॉइंट आप देख रहे हैं, जहाँ पे टीपी का पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है वहाँ पे एमपी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। आप इस तरीके से अपने जब फेस चेंज करेंगे तो इस तरीके से ज्वाइंट भी कर देंगे। सेकेंड यूनिट के बाद हमारा फेस चेंज हो रहा है, तो हमने क्या कर दिया, सेकेंड यूनिट पे इस तरीके से टीपी और एमपी के पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। उसके बाद हमारा फेस चेंज हो रहा है फिफ्थ यूनिट के बाद। तो फिफ्थ यूनिट पे क्या है, हमारा जो टीपी है, ये आप एम देख पा रहे हैं फिफ्थ यूनिट पे। एम क्या है, एम का क्या मतलब है, टीपी क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम है। और जहाँ पे टीपी मैक्सिमम है वहाँ पे एमपी क्या है, हमारा 0 होता है। तो ये फिफ्थ यूनिट के बाद फेस चेंज हो रहा है, तो आप फिफ्थ यूनिट को भी टीपी और एमपी के इस तरीके से ज्वाइन करके दिखा देंगे। फिर फेज 1 फेज 2 फेज 3 इस तरीके से लिख देंगे। ये सारी चीज़ें आपको अपने डायग्राम में प्लॉट करनी है। होपफुली आप लोगों को डायग्राम भी अच्छे से समझ आ गया होगा। देख लीजिए, मैंने आपके लिए फेज भी लिख दिया है। फेज 1 क्या है, टीपी राइजेज एट इंक्रीजिंग रेट, एमपी इंक्रीजेज। फेज 2 क्या है, टीपी राइजेज एट डिक्रीजिंग रेट, एमपी डिक्रीजेज एंड इट्स पॉजिटिव। और फेज 3 क्या है, टीपी फॉल्स, एमपी बिकम नेगेटिव। तो ये तीनों फेज होपफुली आपको समझ आ गए होंगे। और कर्वेचर ऑफ टीपी कर्व चेंजेस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जहां पर टीपी कर्व अपना कर्वेचर चेंज कर रहा है उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब कुछ रीजंस हैं लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन के कि ये 3 फेसेस हैं, इन तीनों फेसेस के कुछ रीजन है, इसके दो पॉइंट कर लेते हैं। तो रीजन फॉर इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर क्या होता है, क्यों इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर हो रहा है। जो फेज 1 होता है उसमें क्या होता है, टीपी इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से और एमपी क्या होने लग जाता है, इंक्रीज होने लग जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा होता है, फिक्स फैक्टर बहुत अच्छे से यूटिलाइज हो रहे हैं। तो क्यों होता है, क्योंकि उस टाइम पे बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर होता है, इसलिए इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर होता है। और हमारे जो एफिशिएंसी होती है वेरिएबल फैक्टर की वो भी इंक्रीज होती है, क्योंकि इस पॉइंट पे क्या होता है, ग्रेटर कॉपरेशन होता है फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर के बीच में। तो वेरिएबल फैक्टर की एफिशिएंसी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। नेक्स्ट है रीजन फॉर डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर क्यों होता है, पहला है ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, क्योंकि इस फेज में हम लोग अपने ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन पे पहुंच जाते हैं, जितने फिक्स फैक्टर को जितने वेरिएबल फैक्टर चाहिए होते हैं वो उसे मिल जाते हैं और प्रोडक्शन अच्छी होने लग जाती है। हम इस पॉइंट पे अपने मैक्सिमम प्रोडक्शन पे पहुंच जाते हैं। आपने देखा ना, यहाँ पे हम क्या पहुंच गए, अपने मैक्सिमम प्रोडक्शन पे पहुंच चुके हैं। तो ये हमारा डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, इसलिए अगर इससे ज़्यादा मैंने लेबर लगाई तो क्या हो जाएगी, प्रोडक्शन फॉल होने लग जाएगी। तो डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर का यही एक रीजन है कि ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स हमें मिल जाते हैं, अगर उससे ज़्यादा लेबर लगाई तो हमारी जो प्रोडक्शन है वो फॉल होने लग जाएगी। नेक्स्ट है इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो हमारे इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं, कि हम लैंड की जगह लेबर का यूज़ नहीं कर सकते। जहाँ पे मुझे लैंड बढ़ानी है वहाँ पे मुझे लैंड ही बढ़ानी होगी, मैं लेबर बढ़ा के अपना काम नहीं चला सकती। जहाँ मुझे कैपिटल की नीड है मेरे को कैपिटल ही लानी पड़ेगी, मैं लेबर लगा के अपना काम नहीं चला सकती। हम इसमें क्या कर रहे हैं, लैंड तो बढ़ा नहीं रहे, लेबर ही बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट की वजह से डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर
फैक्टर आ रहा है। नेक्स्ट है हमारा रीजन फॉर नेगेटिव रिटर्न टू अ फैक्टर। नेगेटिव रिटर्न टू अ फैक्टर क्यों आता है? लिमिटेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। आप देख रहे हैं लेबर लगाते चले जा रहे हैं और फिक्स फैक्टर फिक्स ही है, तो इससे क्या हो गई? फिक्स फैक्टर की कमी हो गई। नेक्स्ट है पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरिएबल एंड फिक्स फैक्टर। फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर के बीच में पुअर कोऑर्डिनेशन बनता चला जा रहा है, क्योंकि मैं फिक्स फैक्टर को तो बढ़ा ही नहीं रही और वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाती चली जा रही हूँ, यानी कि फिक्स फैक्टर की कमी होती चली जा रही है और वेरिएबल फैक्टर बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों के बीच में पुअर कोऑर्डिनेशन हो गया है। इसकी वजह से नेगेटिव पॉइंट पे पहुंच जाते हैं हम, जिसमें हमारा टोटल प्रोडक्शन क्या होने लग जाती है? फॉल होने लग जाती है। तो ये रीजन थे हमारे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के। अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो आपने किस तरीके से अटेम्प्ट करना है? पहले आप मीनिंग लिखेंगे, देन अजम्पशन लिखेंगे, उसके बाद आप यही टेबल बनाएंगे, उसके बाद आप डायग्राम बनाएंगे, देन आप फेसेस बताएंगे, उसके बाद आप रीजंस भी लिख सकते हैं। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन तैयार हो चुका है। ठीक है, इसे बहुत अच्छे से पढ़ लेना। बाकी इस चैप्टर के 2 टॉपिक और रह रहे हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिल जाएंगे। तब तक के लिए इसे पढ़ते रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच।